कभी गौर किया है कि घर में सब लोग मौजूद हैं, लेकिन फिर भी एक अजीब सी, एक अनकही सी खामोशी है। जिस्म तो सबके एक ही कमरे में है, एक छत के नीचे, मगर जहन जहन मीलों दूर अपनी अपनी स्क्रीन की दुनिया में खोए हुए हैं। ये एक ऐसी बेचैनी है जिसे शायद हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पाते, लेकिन महसूस ज़रूर करते हैं। एक अनजान सी परेशानी कि हमारे बच्चों के अंदर, उनकी आंखों के पीछे आखिर चल क्या रहा है। और यही वो सवाल है जो शायद हम सब के दिलों में, जहनों में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। क्या जिस बचपन से हम गुजरे और जिस बचपन से आज की नस्ल गुजर रही है, उसमें वाकई ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है? क्या वो हमसे इतना अलग तजुर्बा कर रहे हैं कि हम उनकी दुनिया को, उनके एहसासात को पूरी तरह समझ ही नहीं पा रहे हैं? दानिश कुतुब में आप सबको खुशामदीद। यहाँ हमारा मकसद सिर्फ किताबों की बातें दोहराना नहीं, बल्कि उनकी गहराई में उतरकर उनकी रूह को समझना है, ताकि हम अपनी जिंदगी के इन्हीं जैसे उलझे हुए मसलों को बेहतर तरीके से सुलझा सकें, समझ के साथ, ना कि सिर्फ मालूमात के साथ। तो आज इस मसले को समझने के लिए हम एक सफर पर निकलते हैं। सबसे पहले हम उस अनजान परेशानी की तह तक जाएंगे, फिर बचपन की उस ग्रेट रीवायरिंग को समझेंगे जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसके बाद हम उन 4 बुनियादी नुकसानात पर गहरी नजर डालेंगे जो इससे पैदा हुए। फिर हम उम्मीद की तरफ बढ़ेंगे और वापसी का रास्ता तलाश करेंगे, और आखिर में एक ऐसी बात जो हमें हमेशा याद रखनी है। तो शुरू करते हैं इस अनजान परेशानी की जांच पड़ताल से। इस कहानी के मरकज में है जोनाथन हाइट। ये एक सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं, यानी कि इंसानी ज़हनियत और मुआशरे पर काम करते हैं। उन्होंने एक अजीब चीज़ नोट की कि 2010 के बाद अचानक पूरी दुनिया में जेन ज़ी में एंजाइटी, डिप्रेशन और खुदकुशी की शरह आसमान को छूने लगी। ये कोई एक मुल्क की बात नहीं थी, हर जगह ऐसा हो रहा था। उनके लिए ये एक पहेली थी। आखिर 2010 से 2015 के बीच ऐसा क्या हुआ जिसने बच्चों की ज़हनी सेहत की पूरी तस्वीर ही बदल दी? इसी सवाल का जवाब उनकी किताब द एंग्शियस जनरेशन है। हैरानगी की बुनियादी नुक्ता ये है कि पिछले कुछ सालों में बचपन की तारीफ ही बदल गई है। बहुत ही कम अरसे में बचपन की पूरी वायरिंग, उसका पूरा ढांचा बदल गया है। इस तब्दीली को वो द ग्रेट रीवायरिंग कहते हैं। ये एक ऐसी तब्दीली थी जिसके लिए ना वालिदैन तैयार थे, ना स्कूल्स, ना हमारा मुआशरा। हम सब ने अनजाने में अपने बच्चों को एक आलमी तजुर्बे का हिस्सा बना दिया, जिसके नताइज अब हमारे सामने आ रहे हैं। इस तब्दीली की सबसे हैरानकुन बात इसकी रफ्तार थी। जरा तसव्वुर करें, 2010 में ज्यादातर बच्चों के पास सिंपल फ्लिप फोन्स थे, इंटरनेट महदूद था, डेटा महंगा था। बच्चे ऑनलाइन जाते थे लेकिन फिर वापस ऑफलाइन आ जाते थे अपनी दुनिया में। फिर 2012 में इंस्टाग्राम और स्नैपचैट आए, फ्रंट फेसिंग कैमरा आम हो गया और सेल्फी का कल्चर शुरू हुआ। और सिर्फ 3 साल बाद 2015 तक तकरीबन हर बच्चे के हाथ में हाई स्पीड इंटरनेट वाला स्मार्टफोन था। सिर्फ 5 साल में बचपन 24/7 ऑनलाइन हो गया। एक पूरी नस्ल का बचपन हकीकी दुनिया से निकलकर वर्चुअल दुनिया में शिफ्ट हो गया। इस तब्दीली ने 2 बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के बचपन पैदा किए। एक था खेलकूद वाला बचपन, जिसमें बच्चे हकीकी दुनिया में मिलते थे, बाहर जाकर खेलते थे, छोटी मोटी चोटों से सीखते थे और आमने सामने बात करके सोशल स्किल्स सीखते थे। इसके मुकाबले में अब है फ़ोन वाला बचपन, जिसमें हर चीज़ स्क्रीन के जरिए होती है, हर वक्त ऑनलाइन, दोस्ती, सोशल लाइफ सब ऐप्स के जरिए। असली तजुर्बात की जगह एक्सपीरियंस ब्लॉकर्स ने ले ली हैं, यानी वो चीज़ें जो बच्चों को असली दुनिया के ज़रूरी तजुर्बात से रोकती हैं, जैसे गली में क्रिकेट खेलकर हार जीत का जज्बा महसूस करने के बजाय फ़ोन पर गेम जीत लेना, असली दोस्ती के उतार चढ़ाव से गुजरने के बजाय ऑनलाइन फ्रेंड्स की गिनती बढ़ा लेना। तो सवाल ये है कि इस रीवायरिंग के असरात क्या हुए, इसके नतीजे क्या निकले? जोनाथन हैट कहते हैं कि इस नई तरह के बचपन ने हमारे बच्चों को 4 बुनियादी नुकसानात पहुंचाए हैं। आइए अब देखते हैं कि ये नुकसान क्या हैं और ये कैसे हमारे बच्चों पर असर डाल रहे हैं। और यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि ये 4 नुकसान हर बच्चे पर असरअंदाज हो रहे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, अमीर हो या गरीब। ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं, बल्कि उनकी नशोनुमा के बुनियादी सुतूनों पर एक हमला है। आइए इनको एक एक करके समझते हैं। पहला नुकसान है सोशल महरूमी। देखें, हम इंसान माशरती मखलूक हैं, हमें एक दूसरे के साथ की ज़रूरत होती है। तहकीक बताती है कि 2012 के बाद बच्चों का अपने दोस्तों के साथ आमने सामने वक्त गुजारने का वक्त 50% तक कम हो गया है, आधी से ज़्यादा कमी, क्योंकि ऑनलाइन गुफ्तगू में वो गहराई, वो जज्बाती राब्ता होता ही नहीं जो असली मुलाकात में होता है। आप किसी के आंसू टेक्स्ट पर नहीं देख सकते। नतीजा,
हर वक्त कनेक्टेड रहने के बावजूद एक गहरी तन्हाई और अकेलेपन का एहसास। दूसरा नुकसान है नींद की कमी। एक बढ़ते हुए बच्चे के दिमाग के लिए नींद उतनी ही जरूरी है जितनी कि ग़िज़ा, लेकिन स्मार्टफोन्स खास तौर पे रात के वक्त कुदरती नींद के साइकिल को तबाह कर देते हैं। स्क्रीन से निकलती हुई नीली रोशनी दिमाग को यह सिग्नल देती है कि अभी दिन है, जागते रहो, और उस पर आने वाला कंटेंट वो तो डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है कि आप स्क्रॉल करते रहें, रुक ना पाएं। नतीजा डिप्रेशन, एंग्जाइटी और पढ़ाई में कमजोरी की सूरत में निकलता है। जब बच्चे को पूरी नींद नहीं मिलती तो वो अगले दिन स्कूल में क्या सीखेगा। तीसरा नुकसान है तवज्जो का बिखराव, यानी अटेंशन फ्रैगमेंटेशन। हर 2 मिनट बाद आने वाली नोटिफिकेशंस, ना खत्म होने वाली स्क्रोलिंग, इसने हमारे फोकस करने की सलाहियत को बिल्कुल तोड़ दिया है। एक बच्चे का दिमाग जो अभी बन रहा है, उसको गहरी सोच के बजाय भटकने की आदत पड़ जाती है। उसको आदत हो जाती है हर 30 सेकंड बाद कुछ नया देखने की। फिर जब वो किताब लेकर बैठता है तो उसका दिमाग 5 मिनट भी नहीं टिक पाता। ये उनकी गलती नहीं, उनके दिमाग की वायरिंग ही ऐसी कर दी गई है। और चौथा सबसे खतरनाक नुकसान है लत, यानी एडिक्शन। ये बात अक्सर कोई नहीं बताता कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इन ऐप्स को डिज़ाइन ही इस तरह किया गया है कि हम इसके आदी हो जाएं। ये जो लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स हैं, ये सब इंटरमिटेंट रिवॉर्ड्स हैं, यानी आपको नहीं पता कि अगला रिवॉर्ड कब मिलेगा, बिल्कुल एक स्लॉट मशीन की तरह। और ये चीज़ हमारे दिमाग में डोपामीन रिलीज करती है, जिससे आदत पक्की हो जाती है। नौजवान बच्चे जिनके दिमाग का वो हिस्सा जो सेल्फ कंट्रोल के लिए जिम्मेदार है अभी डेवलप हो रहा होता है, इस लत का सबसे आसान शिकार बनते हैं। वो जानते हैं कि ये उनके लिए बुरा है, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाते। लेकिन यहाँ पर तस्वीर का दूसरा रुख देखना भी जरूरी है। हर साइंटिस्ट जॉनथन हाइट के इस बात से पूरी तरह मुत्तफिक नहीं है। कुछ आलिम जैसे कैंडिस ऑजिस कहती हैं कि हाइट का नज़रिया ज़रूरत से ज़्यादा सादा है। वो कहती हैं कि ऐसी कोई ठोस साइंस नहीं है जो साबित करे कि सिर्फ सोशल मीडिया ही इस जहनी बीमारी की वबा का जिम्मेदार है। उनका कहना है कि शायद हम सिर्फ टेक्नोलॉजी को इल्ज़ाम देकर असल मसलों से नज़र चुरा रहे हैं, जैसे कि माशी दबाव, तालीमी निज़ाम का प्रेशर या दूसरी बड़ी माशरती तब्दीलियाँ। हो सकता है कि मसला सिर्फ फ़ोन ना हो, बल्कि हमारा पूरा तर्ज ज़िंदगी हो। अब सवाल ये उठता है कि इस बहस में हम किसकी बात माने। साइंसदान आपस में बहस करते रहेंगे और ये एक अच्छी चीज़ है, साइंस इसी तरह आगे बढ़ती है। लेकिन वालिदैन के तौर पर, माशरे के फ़र्द के तौर पर हम इस बहस के ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं कर सकते। हमें आज अभी कुछ ऐसे इक़दामात की ज़रूरत है जिनमें रिस्क कम हो और फ़ायदा ज़्यादा हो। हमें वो करना है जो हमारे बच्चों के लिए बेहतर हो। और हाइट कहते हैं कि फ़ोन के इस्तेमाल को कम करना एक लो रिस्क हाई रिवॉर्ड फैसला है। मतलब इसमें नुकसान का अंदेशा कम है और फ़ायदे का इम्कान बहुत ज़्यादा। तो आइए मसले से निकलकर हल की तरफ बढ़ते हैं, उम्मीद की तरफ। हेडिथ कहते हैं कि अभी भी वक्त है, हम इस फ़ोन बेस्ड बचपन को रिवर्स कर सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं दिया, बल्कि 4 बिल्कुल साफ और वाज़ेह उसूल बताए हैं। यहीं से रियल चेंज शुरू होता है। हिदायत 4 नए उसूल या 4 न्यू नॉर्म्स तजवीज़ करते हैं। पहला, हाई स्कूल से पहले यानी 14 साल की उम्र तक बच्चों को स्मार्टफोन ना दिया जाए। सिंपल फ़ोन जिस पर सिर्फ कॉल हो सकती है वो ठीक है। दूसरा, 16 साल से पहले सोशल मीडिया की इजाज़त ना हो, क्योंकि सोशल मीडिया सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं, ये एक परफॉर्मेंस स्टेज है जिसके लिए बच्चे जहनी तौर पर तैयार नहीं होते। तीसरा, स्कूल पूरे दिन के लिए फ़ोन फ्री होने चाहिए, लंच ब्रेक में भी नहीं। और चौथा, बच्चों को असली दुनिया में ज़्यादा आज़ादी, ज़्यादा जिम्मेदारी और बाहर जाकर खेलने के ज़्यादा मौके दिए जाएं। और यहाँ सबसे अहम नुक्ता यह है कि ये चारों उसूल मिलकर काम करते हैं। ये कोई इंडिविजुअल फैसला नहीं। अगर एक खानदान अकेले ये करने की कोशिश करेगा तो वो बच्चा खुद को अलग थलग महसूस करेगा, लेकिन जब स्कूल, दूसरे वालिदैन और पूरी कम्युनिटी मिलकर इन उसूलों को अपनाती है तो ये एक नया नॉर्मल बन जाता है। तब बच्चे के लिए इस पर अमल करना आसान हो जाता है, क्योंकि उसके सारे दोस्त भी उसी सिचुएशन में होते हैं। ये एक इज्तमाई यानी कलेक्टिव कोशिश है। अब आते हैं उस एक बात पर जिसे हमें याद रखना है। ये किताब पढ़ने के बाद और अपने इर्द गिर्द मुआशरे को देखने के बाद मेरा अपना तजुर्बा ये कहता है कि हमारे मुआशरे में हम बच्चों को असली दुनिया के छोटे छोटे ख़तरों से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा हिफाजत करते हैं। बाहर मत जाओ, चोट लग जाएगी, अकेले मत खेलो, कोई उठा कर ले जाएगा, मिट्टी में मत खेलो, बीमार हो जाओगे।
और इस हद से ज़्यादा हिफाजत के चक्कर में हमने उन्हें घरों में कैद कर दिया और उनके हाथ में फ़ोन दे दिया, ये सोचकर कि इस तरह वो महफूज हैं। असली दुनिया के काबिले इलाज खतरों से बचाते बचाते हमने उन्हें ऑनलाइन दुनिया के अनजान और बेइंतहा खतरों के सामने लाकर खड़ा कर दिया है, जिसका नतीजा ज़हनी बेचैनी की सूरत में निकल रहा है। और अगर आज सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, असली तरक्की, रियल ग्रोथ तब शुरू होती है जब हम सीखी हुई बात पर अमल करते हैं। सिर्फ जानना और परेशान होना काफ़ी नहीं, छोटे छोटे कदम उठाना ज़रूरी है। अगर आपको इस गुफ्तगू में अपने लिए कोई गहराई नजर आई हो तो दानिश कुतुब को लाइक और सब्सक्राइब करें, और इन आइडियाज़ पर अमल शुरू करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से फ्री एक्शन प्लान PDF ज़रूर डाउनलोड करें। उसमें इन सब बातों पर अमल करने के लिए आसान स्टेप्स दिए गए हैं। अगली वार्ता के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।